गाइस सोलो लेवलिंग का एपिसोड नंबर 3 आ चुका है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने उसे मेरे दूसरे चैनल में एक्सप्लेन कर दिया है हिंदी में जाकर उसे देख सकते हो। चैनल मैंने इसकी पूरी सीरीज एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके, और तो और इसके मांगा के हर एक चैप्टर को चैनल में मैं अपलोड करूंगा, तो उस चैनल की लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। उसके थ्रू जाकर तुम उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सोलो लेवलिंग की कंप्लीट हिस्ट्री को, कि आखिर सोलो लेवलिंग के यूनिवर्स की हिस्ट्री क्या है, इस यूनिवर्स की शुरुआत कैसे होती है, पूरी की पूरी हिस्ट्री को। सो गाइस, सोलो लेवलिंग की शुरुआत होती है उस समय से जब इस दुनिया में कुछ भी नहीं था, केवल था लाइट और डार्कनेस, और एक और चीज थी, और वह थी एंटिटी, जो कि एक गॉड था, जो था एब्सोल्यूट बीइंग, जिसे हम इस कहानी में एब्सोल्यूट बीइंग कहेंगे, जो कि ट्रू गॉड था सोलो लेवलिंग का। एक यही वो एंटिटी था जिसके कारण सोलो लेवलिंग यूनिवर्स की शुरुआत हुई। एब्सोल्यूट बीइंग जो कि बैठा बैठा बोर हो रहा था। यह एक मोस्ट पावरफुल गॉड है इस यूनिवर्स का, जिसके अंदर सबसे ज्यादा ताकत है इस वर्ल्ड में। इसने नथिंग से लाइफ का क्रिएशन किया था। ये कहानी बहुत पुरानी है, जहां पर पूरी दुनिया में केवल लाइट और डार्कनेस थी, और था एक एब्सोल्यूट बीइंग जो कि अपने सिंहासन पर बैठा था। पर क्योंकि ये बैठे बैठे बोर हो रहा था, तो इन्होंने सोचा क्यों ना कुछ बनाया जाए। तो इसने लाइट उठाया और डार्कनेस उठाई। इसने लाइट उठाया था, उसके थ्रू कुछ एंटिटी बनाई और उनको नाम दे दिया लूरल्स, और वहीं डार्कनेस से कुछ उठाया और उसके थ्रू एंटिटी बनाई और उनको नाम दे दिया मोनार्क। अब इसने तो एंटिटी तो बना दी थी, अब कराया के जाए। इसने क्या किया, एक को बोला कि जाओ दुनिया को बचाओ, वहीं एक को बोल दिया जाओ दुनिया को खत्म करो। यानी कि जो रूलर्स थे उनको काम दे दिया कि जाओ दुनिया को बचाना, वहीं जो मोनार्क थे जो डार्कनेस से बने हुए थे उनको ऑर्डर दिया था कि जाओ मजा करो दुनिया को तबाह करो। सेम वैसे ही गॉड और असुर वाला कॉन्सेप्ट, यानी कि एक मारने वाला हो गया, एक बचाने वाला हो गया। अब इनके बीच फाइट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट थे, और इस तरीके से रूलर्स और मोनार्क के बीच फाइट शुरू हो जाती है। रूलर्स मोनार्क को पीटते हैं ताकि वे दुनिया को बचा सके, वही मोनार्क जो कि रूलर्स को पीटते हैं, क्योंकि उनका काम ही वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना है। अब ये दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल वॉरियर्स थे दोनों ही तरफ। अब ये वॉर काफी टफ हो जाती है, काफी समय तक ये चलती है, और एक दिन एक रूलर जो कि काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होकर इस फाइट से भी तंग हो जाता है। वो जाता है एब्सोल्यूट बीइंग के साथ, उसके बोलता है कि हम दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आपके सर्वेंट हैं, भरोसेमंद सर्वेंट हैं। वो एब्सोल्यूट बीइंग से कहता है क्योंकि हम सच्चाई के लिए फाइट कर रहे हैं, पर हमारा काफी ज्यादा लॉस हो रहा है, हमारे कई सारे लोग मारे जा रहे हैं, हमें ताकत की जरूरत है। क्या आपको हमारे सोल्जर्स, मरते हुए सोल्जर्स नजर नहीं आ रहे जो आपके लिए, सच्चाई के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर रहे हैं? आप क्यों ना हमारी थोड़ी मदद कर दें, और हम सारे मोनार्क की गर्दन काट के आपके चरणों में रख देंगे। अब ये सारी चीजें वो एब्सोल्यूट बीइंग को बोलता है, लेकिन एब्सोल्यूट बीइंग की सोचो क्या बोलता होगा उसका, कुछ भी नहीं, क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग को तो इनसे कोई मतलब ही नहीं था। उसने इन्हें बनाया था अपने एंटरटेनमेंट, मनोरंजन के लिए। और जब ये सारी चीजें अब रूलर्स को लगने लगा कि उनका असली दुश्मन तो एब्सोल्यूट बीइंग है, क्योंकि ये तो हमसे लड़वाता है और हम अपना एंटरटेनमेंट कराता है। मोनार्क को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरता है कौन जिंदा होता है, और ये बात जानकर रूलर्स का दिमाग सड़क जाता है कि साला हम इसी के लिए फाइट कर रहे थे। वहीं हमें एक बात और पता चलती कि जो एब्सोल्यूट बीइंग है वो नहीं चाहता कि फाइट वाइट खत्म हो। अब जैसे कि सोलो लेवलिंग में तुमने देखा था कि डंजन में जो रूल्स थे कि एब्सोल्यूट बीइंग की वर्शिंग करना और एब्सोल्यूट को प्रेज करना, वहीं एब्सोल्यूट बीइंग के ट्रू डिवोटी बनना, यही 3 रूल्स थे एब्सोल्यूट बीइंग के क्रिएटर्स, मतलब जो क्रिएशन थे उसके ऊपर। वहीं जो रूलर्स थे वो सोच रहे थे कि यार देखो, हम इसे सर्व भी कर रहे हैं, इसकी बातों को भी मान रहे हैं और फॉलो भी कर रहे हैं रूल्स को, लेकिन फिर भी हम मारे जा रहे हैं, तो क्यों ना हम रूल्स को फॉलो ही ना करें। वहीं जो कि रूलर्स थे वो जान चुके थे कि ये वॉर तो खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि एब्सोल्यूट बीइंग का ये एंटरटेनमेंट का साधन है। सोचो अब ये बात जानकर रूलर्स ने क्या होगा। अब रूलर्स प्लान बना चुके थे कि अब वे लोग एब्सोल्यूट को ही रास्ते से हटा देंगे, यानी कि जिसने उन्हें बनाया वे उसको ही साफ कर देंगे, और वो बनेंगे असली क्रिएटर। इनका प्लान था कि वे लोग जाएंगे एब्सोल्यूट बीइंग को रास्ते से हटाएंगे और उसकी पावर को खुद ले लेंगे, और उस पावर से मोनार्क को हरा देंगे। और हर एक रूलर इसके लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि लोग बात समझ चुके थे कि यही एक तरीका है मोनार्क को हराने का। तुम्हें क्या लगता होगा, सारे रूलर इसके लिए तैयार हो जाएंगे? पर इनमें से एक रूलर, यानी कि 8 में से एक रूलर इनकी बातों पे तैयार नहीं होता, जो था स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर, जिसने मोनार्क वर्सेस रूलर्स की वॉर में रूलर्स का लीड किया था, जो था एसबॉर्न, जो कि अपने क्रिएटर के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। वो एकदम लॉयल था अपने क्रिएटर का, वो इन सारे रूलर्स के अगेंस्ट चला जाता है। यानी कि यहाँ पर एक तरफ एक रूलर था और एक तरफ 7 रूलर। एसबॉर्न जो स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, पर उसके अपोनेंट में 7 और रूलर थे, जिन्होंने एसबॉर्न को ओवरपावर कर दिया, और केवल वो घायल
घायल हालत में उसे छोड़ देते हैं, यानी वो मरने ही वाला था लेकिन वह उसे छोड़ दिया जाता है। फिर वो सातों के साथ रूलर जाते हैं एब्सोल्यूट विन के पास और उन्होंने एब्सोल्यूट विन को मार दिया, यानी कि 7 रूलर मिलकर एब्सोल्यूट विन को रास्ते से हटा लेते हैं। अब ये तुम सोचोगे कि कैसे एब्सोल्यूट विन को उसके क्रिएशन में मार दिया। तुम ये बात समझो, हम रोबोट्स बनाते हैं, एआई को हमने ही बनाया है, लेकिन एआई कई सारी चीजों में हमें सरपास करते जा रही है, हमारी जॉब्स को खाते जा रही है, यानी कि हमारी खुद की क्रिएशन हमें बीट कर रही है। तो सोचो रूलर कैसे नहीं बीट कर सकते थे एब्सोल्यूट विन को, समझो कुछ ऐसा ही है। और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती कि दरअसल एब्सोल्यूट विन की एक कमजोरी थी, क्योंकि एब्सोल्यूट विन फाइट ही नहीं करना जानता। दरअसल एब्सोल्यूट विन क्रिएशन जानता है, यानी वो कुछ ऐसी चीजें बना सकती है जो उसके बचा सके, लेकिन वह खुद फाइट नहीं कर सकता। और इसी चीज का फायदा उठाया रूलर ने और एब्सोल्यूट विन का सफाया कर दिया। अब क्योंकि एब्सोल्यूट विन खत्म हो चुका था और उसकी सारी पावर्स ले ली थी रूलर्स ने, और वे जाते हैं मोनार्क की बजाने के लिए और मोनार्क को बुरी तरीके से पीटते हैं, मतलब कह के ले लेते हैं। एक समय आ जाता कि मोनार्क का नामो निशान मिट जाता कि तभी कुछ ऐसा होता है, मोनार्क और रूलर दोनों ही बराबर हो जाते हैं और ये होता है स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर जो होता है एसबोन। एसबोन जो कि अपने क्रिएटर एब्सोल्यूट विन का लॉयल था और उसके प्रति उसके साथ और साथियों ने उसे धोखा दे दिया। अब एक समय आ गया था जहां पर एसबोन खत्म होने वाला था कि तभी उसे कुछ फील होता है अपने अंदर और उसे पता चलता है कि दरअसल ये पावर तो एब्सोल्यूट विन ने उसके दी थी, उसके अंदर छुपा कर रखी थी, क्योंकि वह उसका सबसे वफादार सर्वेंट था और ये पावर थी अराइज, यानी कि एसबोन जो भी वर्ड बोलता अराइज, उसके आसपास जो भी लोग थे वह खड़े हो जाते, यानी कि उसकी एक मुर्दों की फोर्स तैयार हो जाती जो कि उसकी लॉयल फोर्स होती और ये पावर एब्सोल्यूट विन ने उसे दी थी और ये आर्मी कहलाती शैडो आर्मी, यानी कि युद्ध में दोनों तरफ के लोग मारे जाते और एसबोन जब जैसे ही अराइज बोलता दोनों तरफ के लोग जिंदा हो जाते। उसे पता चलता कि अब बहुत कुछ हो चुका और अब वो जा सकता है अपने एब्सोल्यूट को बचाने के लिए, लेकिन जब वह वापस से जाता है एब्सोल्यूट विन को बचाने के लिए, क्योंकि उसके अंदर पावर आ चुकी थी ये अराइज वाली, और जब वह देखता है एब्सोल्यूट विन को बचाने के लिए तो उसे पता चलता है कि वह लेट हो चुका है और एब्सोल्यूट विन का सफाया हो चुका है। फिर वह जाता है मोनार्क के पास और उसे पता चलता है कि रूलर्स ने पहले ही मोनार्क की बजा कर रखी है, तो अब वह जाता है मोनार्क के साथ और उनसे जाकर हाथ मिला लेता है कि आओ साथियों, मैं जो कि रूलर हूँ अब मैं भी एक मोनार्क बन जाता हूँ, और वह उनका साथ में हो जाता है और अब मोनार्क और रूलर्स इक्वल आ चुके थे। वहीं एसबोन जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट रूलर था, हमारा रूलर मोनार्क बन चुका है जो कि कहलाता है किंग ऑफ डेथ, मोनार्क ऑफ शैडो, और वापस से अब एक बार फिर से वॉर शुरू हो जाती है। पर इस बार जो मोनार्क थे वह रूलर को पीटने लगते हैं, क्योंकि एसबोन उनके साथ था। वॉर में जो भी मरता एसबोन की आर्मी में जुड़ जाता और वो और भी ज्यादा पावरफुल होते जा रहा था। एक वर्ड अराइज जो कि सबकी बैंड बजाए जा रहा था और ये चीजें लगातार बढ़ती जाती है। एसबोन की आर्मी स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी बनती जाती है, वहीं रूलर पिटते जाते हैं, यहाँ तक कि वो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि दोनों पक्ष के लोग यानी कि मोनार्क और रूलर दोनों ही उससे डरते थे। मोनार्क को भी ये डर लगता था कि कहीं अगर सोचो जा रहा है ये बिन पैंदी का लोटा जो कि पहले रूलर था फिर मोनार्क बन गया और फिर से रूलर बन जाएगा तो हमारा क्या होगा। ये बात जानकर दो मोनार्क अब एसबोन को धोखा दे देते हैं और मोनार्क जाकर मिल जाते हैं किससे, रूलर से। ये सोचते हैं कि अब हम एसबोन को बैकस्टैप करेंगे और ये दोनों ही मोनार्क एसबोन के खिलाफ वॉर शुरू कर देते हैं। पर होने वाला क्या था, एसबोन जो कि कई गुना ताकतवर हो चुका था, एसबोन दोनों ही की पटक के पेलता है। पर वॉर के आखिर में कुछ अजीब सा होता है। होता यह है कि दरअसल उसकी आर्मी काफी ज्यादा डैमेज हो जाती है, वो काफी ज्यादा वीक हो जाता है। और तो और वॉर के अंदर वो जो दो मोनार्क थे उनमें से एक मोनार्क को हमारा एसबोन पकड़ लेता है और उसे मार देता है। पर तभी यहाँ पर आता है रूलर्स आ जाते हैं। यहाँ पर एसबोन समझ चुका था कि उसे एक और वॉर फाइट करनी पड़ेगी, पर रूलर्स वहां पर आए थे जो कि एसबोन से माफी मांगते हैं। वो एसबोन से सॉरी बोलते हैं और उससे क्यों ना वॉर को खत्म किया जाए। पर एसबोन जिसके अंदर तो गुस्सा भरा था, बदले की भावना, वो उसे साफ मना कर देता है। वो उससे कहता है कि अगर तुम चाहते हो कि ये लड़ाई खत्म हो जाए तो तुम मुझे मार दो। पर रूलर जो कि एसबोन की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं क्योंकि पास्ट में वो उनका कमांडर ही था, उसे सॉरी बोलते हैं। एसबोन ये बात जानता था कि अगर रूलर चाहते तो उसका सफाया करते क्योंकि वह काफी ज्यादा वीक हो चुका था, पर रूलर ने ऐसा कुछ नहीं किया। तो यहाँ पर वो भी समझ जाता है यार, क्योंकि वो भी था एक तरीके का रूलर ही पास्ट में, और भले वो अभी मोनार्क बन गया होगा लेकिन अब खत्म कर देता है। पर जिन मोनार्क ने उसे चीट किया था अब वो उनकी बजाने के लिए पूरी तरीके से तैयार था। एक को तो उसने पीट दिया था पर एक भाग चुका था जो था एसबोन। वो सोचता है कि थोड़े दिन रेस्ट किया जाए, वो अपने आप को हील करता है। वहीं थोड़े दिन बाद जब वो रिकवर हो जाता है उसकी आर्मी तैयार हो जाती है और उस मोनार्क को पीटने के लिए जो एक बच चुका था। लेकिन जब वह जाता है मोनार्क की बजाने के लिए तो उसे पता चलता है कि मोनार्क की तो पहले ही बजी हुई है, यानी कि रूलर्स ने मोनार्क की पहले ही बजा दिया और वे भाग चुके हैं, कहीं कहीं जाकर छिप चुके हैं। अब वह उन मोनार्क
मोनार्क को फॉलो करते हुए दूसरे डायमेंशन में जाता है और उस समय के एक मोनार्क से मिलता है जो मोनार्क का रूलर था। वो जब ऐश वॉन से मिलता है वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है दोस्ती का। वो जानता था कि यहाँ पर आखिर ऐश वॉन क्यों आया है, लेकिन वो उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाता है कि क्यों ना हम साथ मिलकर काम करें, क्योंकि वह बात जानता था कि ऐश वॉन बहुत ज्यादा ताकतवर है और पैसे भी रूलर्स इनके ऊपर पहले से ही भारी थे, वो पहले से ही कमजोर था। अब क्या सोच सकते हो तुम कि आखिर वॉर कितने ही दिन तक रुकी होगी, क्योंकि मोनार्क जो कि वर्ल्ड को डिस्ट्रक्ट करते हैं वहीं रूलर उसे बचाते हैं। तो अब जब ये चीजें बढ़ती जाती है तो अब मोनार्क का एक नया टारगेट था, और नया टारगेट क्या था? अर्थ। यानी कि अब इस वॉर के बीच में आ चुके थे ह्यूमंस। अब समझ पा रहे होगे तुम कि एब्सोल्यूट बीइंग, मोनार्क और रूलर, ये सारी कहानी रूलर से ह्यूमन से कैसे कनेक्ट कर पा रही है। अब यहाँ पर कनेक्ट करती है। देखो, मोनार्क का बहुत ज्यादा ताकतवर थे और ह्यूमंस जो कि आम इंसान जिनके अंदर मैजिकल पावर नहीं थी, उनके सामने क्या ही टिकते, और इन्हें बचाने वाले क्या थे? रूलर्स। वही रूलर्स को जब ये बात पता चलती है कि मोनार्क ह्यूमन वर्ल्ड पर अटैक करने वाले हैं तो वे ह्यूमंस को बचाने के लिए जाते हैं और वे लोग अपनी आर्मी को भी भेजते हैं। अर्थ पर काफी तगड़ी फाइट होती है, पर फाइट जो भी होता, ह्यूमन रूलर्स जीतते या फिर मोनार्क, ह्यूमंस पूरे के पूरे खत्म हो जाते थे। पर तभी जो रूलर्स थे उन्होंने एब्सोल्यूट बीइंग की एक पावर का यूज किया, एक टूल का यूज किया जो कि कप ऑफ रीइंकार्नेशन। रूलर्स इस टूल का यूज करके ये टूल जो कि टाइम को रिवाइंड कर सकता था 10 साल पहले, यानी कि टाइम ट्रेवल कर सकते थे। अब रूलर इस टूल का यूज करके टाइम को रिवर्स कर देते हैं। एक बार फिर से वो मोनार्क से फाइट करते हैं। उनकी थिंकिंग ये थी कि इस बार फाइट में मोनार्क को हरा देंगे और ह्यूमंस को बचा लेंगे। होते भी कई सारे ऐसे सिनारियो हैं जहां पर रूलर जीत जाते हैं, मोनार्क हार जाते हैं, लेकिन फाइनल कंक्लूजन यही निकलता था कि जो इंसान है वह वीक होने के कारण मारे जाते हैं, यानी पूरी की पूरी इंसानों की प्रजाति साफ हो जाती है। अब ये बात फ्रस्ट्रेटिंग हो चुकी थी। अब रूलर्स लगातार इस टूल का यूज करते हैं, लेकिन जो उनका रिजल्ट था वह सेम आ रहा था, यानी कि कोई भी जीतता, मारा जाता इंसान, पिसते इंसान गेहूं में घुन की तरह। वहीं एक अनोखी बात ये थी कि जो एब्सोल्यूट बीइंग का टूल था टाइम रिवर्स करने वाला, कुछ लिमिटेड टाइम तक ही हम उसका यूज कर सकते हैं। तब रूलर्स एक प्लान बनाते हैं। वो उनका ये प्लान कुछ इस तरीके था कि वे ह्यूमंस को अब पावर दे देंगे, मांगा से फेमिलियर करा देंगे, ताकि वॉर हो तो उनमें से कुछ ह्यूमंस बच जाएं वॉर के अंदर, और जो कि रूलर्स है मोनार्क को हरा दें, और जो बचे हुए ह्यूमंस थे वो सिविलाइजेशन को कंटिन्यू करें। अब ये रूलर्स ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर गेट्स यानी डंजन को ओपन करते थे। अब समझ आ रहा है तुम्हें कि डंजन कैसे ओपन होते थे इस वर्ल्ड में 10 साल पहले, जैसे कि हमने सोलो लेवलिंग के फर्स्ट एपिसोड में देखा था, जहां पर कहा गया था कि 10 साल पहले की घटना है जब गेट्स ओपन शुरू हुए थे हमारे ह्यूमन वर्ल्ड में। अब तुम समझ पा रहे हो कि ऐसा सब क्यों हुआ। वहीं रूलर जो कि कुछ ह्यूमंस को ऐसा चूज करते थे अपने अवतार के रूप में, यानी एज अ वेसल, यानी कि उनके अंदर वे अवतार ले और मोनार्क को हराएं। वहीं एस वन भी ऐसा कुछ करता है, लेकिन उसे खुद के हिसाब से कोई मिलता नहीं है क्योंकि वह कई गुना ताकतवर है, और यहाँ पर उसकी हेल्प करता है एक एंटिटी जो होता है आर्किटेक्ट, जिसे हमने एपिसोड 1 में देखा था, जो स्टैचू उसी का था। अब वो यहाँ पर एस वन को कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट वेसल को ढूंढूंगा। वहीं एस वन उसे कहता है कि मुझे एक ऐसा वेसल चाहिए जिसने डेथ यानी मौत को बहुत बार फेस किया हो, यानी एकदम करीब से देखा हो, और ये होता है कोई और नहीं बल्कि जिनवू। और तो और हमने देखा था कि जो सारे स्टेप थे, यानी जिनवू जैसे गेम की तरह सिमुलेशन को फॉलो करेगा, रूल्स को, ये सारा सिमुलेशन आर्किटेक्ट ने बनाया था कि वह जिनवू को एक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाए कि वह एस वन का परफेक्ट वेसल बन जाए और वो उसकी पावर को अटेंड कर पाए। ये सारी हिस्ट्री थी सोलो लेवलिंग की। अब शायद तुम्हें ये सारी चीजें समझ आ रहा होगा, हर एक कॉन्सेप्ट की, कैसे ये सब शुरू हुआ और कैसे जिनवू उस सिमुलेशन उस टेंपल में गया, और कैसे सिमुलेशन की जो सारे इंस्ट्रक्शन थे, यानी कि जो सारे रूल्स एक गेम की तरह जो जिनवू को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। अब यहाँ तुम समझ पा रहे हो कि जिनवू इसलिए स्ट्रॉन्ग हो रहा है क्योंकि ऐश वॉन का वह वेसल बन सके, और ये सारा करा धराया किसका है? ये पूरा आर्किटेक्ट का करा धराया है। वहीं जो कि रियल वर्ल्ड है उसमें डंजन और सारे के सारे पोर्टल्स इसलिए ओपन हो रहा है क्योंकि गॉड चाहते हैं कि जो वर्ल्ड के ह्यूमंस है वे मांगा से फेमिलियर हो जाएं और वे और भी ज्यादा ताकतवर बन जाएं, ताकि जो रूलर और मोनार्क के बीच की फाइट हो उसमें कुछ इंसान बच जाएं और वे उस फाइट को सर्वाइव कर पाएं। आई होप ये कंप्लीट हिस्ट्री तुमको समझ में आ चुकी होगी। गाइस, वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पर हम और जानेंगे सोलो लेवलिंग के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।